Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India's ethanol blending policy. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. So ethanol, देखिए ethanol is a type of alcohol जो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से एक्सट्रैक्ट होता है, स्पेशली फ्रॉम दोज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर स्टार्च कंटेंट हाई हो, फॉर एग्जांपल शुगर केन एंड कॉर्न। और एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। इसको अगर पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाए तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। Ethanol is about 99.9% pure alcohol and that is the reason why it can be easily blended with petrol. उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है एथेनॉल का। एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के फायदे क्या है? ये जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, उसको क्लीन बनाता है, रिलेटिवली क्लीन बनाता है, यानी कि उससे जो इमिशंस हैं, हार्मफुल इमिशन जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या अनबर्न्ड कार्बन्स, वो कम होंगे इफ वी ब्लेंड पेट्रोल विथ एथेनॉल। और ऑफ कोर्स आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूं कि इंडिया हेवली रिलाइज ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। अबाउट 80% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू इम्पोर्ट। अगर हम लोग पेट्रोल को कुछ हद तक एथेनॉल से ब्लेंड करें तो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो सकता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच पाएगा। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। और तीसरा, अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर केन या कॉर्न प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के लिए बेहतर इनकम जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि फिर उनके प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा एंड दैट विल हेल्प फार्मर्स टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम। सो इसी कारण से ये तमाम फायदों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। उसी पॉलिसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो हाल फिलहाल में G20 की एनर्जी मिनिस्टर्स के समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कैसे इंडिया ने अपने लिए एक एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का टारगेट रखा है। और क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में टारगेट इंडिया के लिए? तो दैट इज टू अटेन 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 2025। यानी कि सरल भाषा में कहें तो 2025 तक इंडिया का टारगेट है कि जितना भी हम पेट्रोल बेचें टू द रिटेल कस्टमर्स, उसमें 20% तक एथेनॉल ब्लेंडेड रहे। इसको कहा जा सकता है E20 पेट्रोल। तो अलग अलग नाम आप देखते हैं आजकल पेट्रोल पंप्स पे, आप देखते होंगे E10 पेट्रोल्स। E10 का मतलब है कि उसमें 10% एथेनॉल ब्लेंडेड है। E20 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है। तो ये है इंडिया की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी टू अटेन 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। अगर अभी तक देखा जाए हमने कितना प्रोग्रेस अचीव किया है, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022-23 एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग 11.75% तक अटेन कर चुके हैं, एवरेज एथेनॉल ब्लेंडिंग विच हैज इंक्रीज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मौजूदा जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग है दैट इज समवेयर क्लोज टू 11.75%। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के कुछ कंसर्न्स भी हैं। आपको पता होगा कि गुवाहाटी के अंदर पेट्रोल पंप्स वालों ने, पेट्रोल पंप के जो रिटेलर्स हैं, इन्होंने ब्लेंडेड पेट्रोल लेने से मना कर दिया था, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लेने से मना कर दिया था। उसको लेकर के बहुत सारे स्ट्राइक्स भी हुए थे। तो एक मेजर कंसर्न क्या है कि एथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है विच हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो पेट्रोल को जब एथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाता है और अगर ठीक से ब्लेंडिंग ना हो तो एथेनॉल पेट्रोल के ऊपर चला आता है, अपर लेयर में, और वो एथेनॉल फिर मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है या एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ये मॉइस्चर फिर पेट्रोल पंप के जो पंप्स हैं, पेट्रोल पंप में जो टैंक्स हैं जहाँ पे ये पेट्रोल को स्टोर करके रखा जाता है, वो टैंक के अंदर मॉइस्चर जा सकता है बिकॉज ऑफ एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल इज अ
हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, और वो मॉइस्चर पेट्रोल पंप के टैंक्स को अंदर से कोरोड कर सकता है, वहां पे बैक्टीरियल जर्मिनेशन भी डेवलप करा सकता है, जो टैंक्स को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर दे। और पेट्रोल पंप के जो टैंक्स हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है पेट्रोल को एथेनॉल के साथ ब्लेंड करने का। लेकिन इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है अगर प्रॉपर मिक्सिंग की जाए एथेनॉल की पेट्रोल के साथ। ये प्रॉब्लम कब होती है? जब एथेनॉल और पेट्रोल को ठीक से ब्लेंड ना किया जाए और एथेनॉल ऊपर के लेयर पे आकर के इकट्ठा हो जाए ऑफ द पेट्रोल। तो ये एक प्रॉब्लम है, problem arising because of hygroscopic nature of ethanol attracting moisture from atmosphere, a moisture that can damage the tanks of petrol pump owners. दूसरा प्रॉब्लम कुछ हद तक एक है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी का। तो जो ब्लेंडेड पेट्रोल पे चलने वाली कार होगी उसका फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा। तो माना जा रहा है कि अगर E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए तो फ्यूल एफिशिएंसी कैन कम डाउन बाय 6 to 7%। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब थोड़ा कम माइलेज देगी। एक और कंसर्न है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमें एथेनॉल प्रोड्यूस करना होगा, और एथेनॉल प्रोड्यूस करने के अलग अलग सोर्सेस हैं, और उनके नेचर के बेसिस पे हमने उसको नाम दिया है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन सोर्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट जनरेशन वाले वो सोर्सेज हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के जो बेसिकली एडिबल कंटेंट हैं। एडिबल मतलब खाने पीने लायक चीजें हैं, जैसे कि शुगर बीट, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न, इनको कहा गया फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके एथेनॉल प्रोड्यूस करना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीजों को अगर हम एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर मिक्सिंग विथ पेट्रोल, तो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ आवर न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी। खासकर इंडिया जैसे केस में जहां पे हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स ऑलरेडी काफी, हंगर का केस हमारे यहाँ ऑलरेडी ज्यादा है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक भी काफी खराब है, 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो खाने पीने वाली चीजों को एथेनॉल में कन्वर्ट करना, विच इज फर्स्ट जनरेशन सोर्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास जैसे कि वुड, ट्रॉ, बैम्बू, ये सब होते हैं सेकेंड जनरेशन सोर्स ऑफ ethanol production. They are relatively good source as compared to first generation. थर्ड जनरेशन इज इवन बेटर। इसमें हम एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, और एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, एल्गल बायोमास। एल्गी आई होप आप समझते हैं, राइट? ग्रीन कलर के मरीन प्लांट्स आप कह सकते हैं एल्गी को। सो दीज एल्गल बायोमास आर यूज्ड for producing ethanol, which are third generation source of ethanol production, which is even better. And fourth generation तो और भी अच्छा है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका पायरोलाइसिस यानी कि बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर करने से हम लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है जिसको हम लोग एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन इज बेस्ट। इसमें तो वेस्ट मटेरियल ओवरऑल समाज में कम भी होगा पायरोलाइसिस करेंगे तो, एंड दैट विल हेल्प अस, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में आज के डेट में ज्यादातर जो एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्स्ट जनरेशन से हो रहा है। थोड़ा बहुत सेकंड जनरेशन से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे आसाम के अंदर एक रिफाइनरी लगाई गई है, बैम्बू बेस्ड रिफाइनरी, जो एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम बैम्बू। तो सेकंड जनरेशन से एथेनॉल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। थर्ड फोर्थ जनरेशन वाला जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो कॉमर्शियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे अभी नहीं हो रहा। तो मुद्दा यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने के चक्कर में कहीं हम लोग अपने फूड सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठे, दैट इज अनदर कंसर्न। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के से रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं? एक तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, दूसरा पेट्रोल की एफिशिएंसी, जो कार्स की ओवरऑल एफिशिएंसी है ऑन पेट्रोल वो थोड़ा बहुत कम होगा, और तीसरा फूड सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। तो जैसे कि क्रॉप्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्रॉप्स जैसे शुगर केन है, उसको हम लोग फिर फर्मेंट करते हैं, इसके बगास को निकालते हैं, फर्मेंट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के साथ। इसी ब्लेंडिंग की मैं बात कर रहा था, इसको ठीक से करने की जरूरत है। अगर ठीक से ब्लेंडिंग ना करो तो एथेनॉल ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वो फिर मॉइस्चर
अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम एटमोसफियर और मोर मॉइस्चर इस टैंक को खराब कर सकता है। तो वो सब कंसर्न है और फिर ये ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन लाया जाता है। तो करेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्टली वी आर यूजिंग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सोर्स फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। असम के अंदर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस। हमने असम के अंदर नुमालीगढ़ रिफाइनरी में एथेनॉल प्लांट लगाया है, विच इज बेसिकली सेकंड जनरेशन प्लांट, जहां पे एथेनॉल विल बी प्रोड्यूस्ड विथ और फ्रॉम बैम्बू। दैट मेक्स इट फर्स्ट बायो रिफाइनरी ऑफ इंडिया। It is it will be using Chem Polis for Mico Bio Technology from Finland। चूंकि एपीएससी का एग्जाम में ये सब चीजें भी पूछ सकता है, आसाम स्पेसिफिक है ना, तो ये नाम आपको याद रखना है प्रीलिम से पहले। केम पॉलिस फॉर्मिको बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम फिनलैंड। दूसरा, असम सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हमारे स्टेट में एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी भी लेकर के आए हैं, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट विल गिव कैपिटल सब्सिडी and interest subvention tax incentive for companies or corporates that will establish ethanol production unit in Assam। तो अगर कोई बड़ी कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहती है असम में, तो उसका जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें थोड़ा बहुत सब्सिडी भी दे सकती है सरकार, मतलब अपने तरफ से पैसा मिला सकती है, लोन में थोड़ा सा इंटरेस्ट माफ करा सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है। दैट इज आज पर आसाम गवर्नमेंट्स एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं असम गवर्नमेंट द्वारा एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about zero FIR, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view। तो सबसे पहले समझते हैं FIR क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत अगर कोई इंसान जो किसी क्राइम का विक्टिम है, वो पुलिस स्टेशन में जाता है और उस क्राइम के बारे में पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, तो पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि उस क्राइम से रिलेटेड सारे डिटेल को नोट डाउन करें, जिसको कहा जाता है FIR। तो जो विक्टिम है या जो इन्फॉर्मेंट है उस क्राइम को लेकर के, वो उसका पर्पस होता है कि FIR की मदद से इंश्योर कराए कि अब क्रिमिनल लॉ इन मोशन शुड हैपन। सरल भाषा में क्रिमिनल लॉ इन मोशन का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो, इसलिए आप FIR लिखवाते हैं एज एन इन्फॉर्मेंट। जबकि पुलिस ऑफिसर FIR इसलिए लिखता है ताकि वो फिर जो भी अलीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके खिलाफ नेसेसरी लीगल एक्शन लिया जा सके, केस फाइल हो, फिर कोर्ट में ले जाए एंड ऑल। तो बेसिकली FIR लिखने की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज एज पर सीआरपीसी सेक्शन 154। तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है वो जरा ब्रीफली देखते हुए चलते हैं। सीआरपीसी से पहले थोड़ा सा आईपीसी देख लेते हैं, इंडियन पीनल कोड। देखिए, इंडियन पीनल कोड इज ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, जिसको 1860 में बनाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकुले। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे मैंने स्निपेट दिया है, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट आईपीसी इंडियन पीनल कोड। देखिए, जो जो क्राइम्स हो सकते हैं, आई होप आपने बेसिक पॉलिटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच में मुख्य अंतर होता है कि क्रिमिनल केस इज कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी और क्राइम अगेंस्ट स्टेट, जबकि सिविल केस इज कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट और ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। सिविल केसेस होते हैं ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, क्रिमिनल केसेस होते हैं ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी या अगेंस्ट स्टेट। तो लॉर्ड मैकुले के रिपोर्ट के हिसाब से 1860 में आईपीसी पहली बार बनाया गया, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपडेट भी किया गया। तो जो भी ऐसे क्राइम्स हैं जिसको क्राइम अगेंस्ट स्टेट या जो भी ऐसे ऑफेंस है जिनको ऑफेंस अगेंस्ट एन स्टेट या सोसाइटी माना जाना चाहिए, उसको सबको लिस्ट डाउन किया गया और अलग अलग सेक्शन दिया गया। सेक्शन 121, सेक्शन 121A एंड लाइक दैट। उसी में आईपीसी सेक्शन 302 आपने जरूर सुना होगा, विच रिलेट्स विथ मर्डर। आईपीसी सेक्शन 420 विच रिलेट्स विथ चीटिंग। तो आईपीसी इज बेसिकली a long list of all the offenses which are criminal offense as per the state। हमारे देश के हिसाब से कौन कौन से देश के
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से कौन कौन से एक्टिविटी जो हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएंगे, वो सब आईपीसी में लिखा है। और सीआरपीसी अलग होता है आईपीसी से। आईपीसी में सिर्फ अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं जिनको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह आइडेंटिफाई किया गया, उनको एक सीरियल नंबर दिया गया है। 302 मत मर्डर, हाँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है 302 के अंतर्गत एंड ऑल। सीआरपीसी इज टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड प्रोसीजर that has to be followed as far as sentence of the alleged perpetrator is concerned, यानी कि जिसने भी क्राइम किया उसके कैसे सजा देनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सब कुछ मेंशन है सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी जो मौजूदा सीआरपीसी है दैट वाज इनेक्टेड एज पर सीआरपीसी एक्ट 1973, जिसको इंप्लीमेंट किया गया 1974। इस सीआरपीसी और आईपीसी का रिलेशन मैं आपको फिर से अच्छे से इस इमेज की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया और आप उसके फ्रेंड हैं, जिसका मर्डर हुआ है आप उसके फ्रेंड हैं। तो आप पहुंचे पुलिस ऑफिसर के पास कि सर मेरे दोस्त का मिस्टर एक्स ने मर्डर कर दिया। अब पुलिस ऑफिसर कहेगा अच्छा मर्डर किया है, तो पुलिस ऑफिसर पहले आईपीसी की लिस्ट उठा के देखेगा कि मर्डर एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं, क्योंकि आईपीसी में तमाम जो ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंस हैं उनका सेग्रीगेशन किया हुआ है। तो आईपीसी में उसको पता चल जाएगा पुलिस ऑफिसर को कि अच्छा सेक्शन 302 कहता है कि मर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर कहेगा ठीक है भाई, आपका दोस्त का मर्डर हुआ है विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो अब आगे की कार्रवाई पूरी की जाए। अब पुलिस ऑफिसर सीआरपीसी देखेगा, क्योंकि एक बार आईपीसी देख लिया उसको पता चल गया ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसको समझ आ गया कि अब आगे का कार्रवाई करना होगा, तो वो सीआरपीसी देखेगा। सीआरपीसी में सेक्शन 154 कहता है कि इस तरह के ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको एफआईआर लिखना है। तो बोलेगा कि ठीक है सर, अब एफआईआर लिखवाइए आप, क्योंकि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी प्रोसेस ले डाउन कर रहा है एफआईआर से रिलेटेड। तो अब एफआईआर लिखाइए, बताइए किसने मर्डर किया, क्या किया। और फिर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में ही आगे के सारे प्रोसीजर लिखे हैं कि कैसे इस इंसान को अरेस्ट करना है और इसको कोर्ट के सामने रखना है, और कोर्ट भी फिर सीआरपीसी तमाम फॉलो करते हुए इस इंसान को सजा सुनाएगी। आई होप नाउ पॉइंट इज क्लियर। आईपीसी इज अ सिंपल categorization or list of offenses that are recognized as criminal offense in criminal justice system of India। आईपीसी में खाली वो नाम है, सीआरपीसी में तमाम प्रोसीजर, और सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बात की गई है एफआईआर की, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इंसान आता है बोलता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो पुलिस ऑफिसर पहले देखेगा कि क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए वो पता करेगा आईपीसी के थ्रू, और अगर है तो फिर वो सीआरपीसी सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर करेगा। मौजूदा जो आर्टिकल है दैट इज एसोसिएटेड विद जीरो एफआईआर। तो एफआईआर करने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए पुलिस ऑफिसर देखता है कि ये जो क्राइम हुआ है वो किस जुरिडिक्शन में हुआ है। अगर जिस थाने में एफआईआर लिखाने आया है इन्फॉर्मेंट, अगर उसके जुरिडिक्शन में है तो वहां पे एफआईआर होगा, नहीं तो फिर उसको दूसरे थाने में जिसके जुरिडिक्शन में वो क्राइम आता है वहां भेजा जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन इस चक्कर में, ये जुरिडिक्शन का खेल खेलने के चक्कर में विक्टिम्स को बहुत बार बहुत हैरासमेंट झेलना पड़ता है। आप पहुंचते हैं किसी थाने में कि सर ये क्राइम हो गया, वो पुलिस ऑफिसर आपको दूसरे थाने भेज देता है, वो फिर आप दूसरे जगह पहुंचते हैं, वो फिर आपको दूसरे थाने भेज देता है कि नहीं नहीं ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर में क्या है कि आप जिस भी पुलिस थाने में पहुंच जाएंगे कि सर ये क्राइम हुआ है, पुलिस ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ये तो मेरे जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। आप पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप जीरो एफआईआर रजिस्टर कीजिए। जीरो एफआईआर का मतलब है कि केस रजिस्टर किया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, और फिर जिस थाने के जुरिडिक्शन में, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में वो केस आता है उसको बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिमिनल और प्रोटेक्टिंग विमेन अगेंस्ट सीवियर क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो विमेन का खासकर एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। विमेन पहुंचती हैं पुलिस स्टेशन में कि मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, और पुलिस ऑफिसर्स फिर उनको घुमा देते हैं कि जाइए आपका तो उस थाने में जाना है, वहां जुरिडिक्शन है। तो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी जो बनाई गई थी आफ्टर निर्भया
केस इन 2012, उन्होंने रेकमेंड किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर विच मस्ट बी यूज्ड इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। तो विमेन अगर, वैसे तो जीरो एफआईआर इज ए जनरल कॉन्सेप्ट नाउ, लेकिन जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से दिस मस्ट बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर कोई वुमेन पहुंचती है किसी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कि मेरे अगेंस्ट ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर्स को मना नहीं कर सकते कि नहीं, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। द पुलिस ऑफिसर विल हैव टू रजिस्टर जीरो एफआईआर एंड देन विल हैव टू ट्रांसफर द केस एज पर द अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन। तो ये है कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का। करेंटली जीरो एफआईआर हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ मणिपुर इंसिडेंट। मणिपुर में तमाम जीरो एफआईआर के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के। तो मोर देन 30% ऑफ एफआईआर वेयर जीरो एफआईआर इन करंट सिचुएशन इन मणिपुर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आया था, बट न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि अगर फार्मर्स की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस केस में उनको इंश्योरेंस दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो अगर फसल बर्बाद भी हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। दैट हेल्प्स देम टू रिकवर फ्रॉम द डैमेज हैपन टू द क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कोई भी गेस कर लेगा, इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर्स को भी थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस के बदले में जो बेसिक मिनिमम फीस जो आप देते हैं उसको कहा जाता है प्रीमियम। तो फार्मर्स को थोड़ा सा प्रीमियम देना होता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीमियम भारत सरकार देती है। तो खारिफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम है 2% फॉर फार्मर्स, राबी के लिए 1.5 एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। ये 5% 2% क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में अगले पेज में आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर खारिफ क्रॉप है, मान लीजिए कि एक फार्मर है, इसकी ये जमीन है, 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन पे पिछले 7 साल में इसने जो भी क्रॉप उगाया है उस क्रॉप का एवरेज वैल्यू लिया जाएगा मॉनेटरी सेंस में, कि पिछले 7 साल में हर साल इसका जो भी क्रॉप उगता है उसकी वैल्यू एवरेज प्राइस है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का 2%, अगर ये खारिफ क्रॉप है तो 2% इस फार्मर को प्रीमियम के तौर पे देना होगा। राबी क्रॉप है तो जो भी इसका पिछले 7 साल का एवरेज यील्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका 1.5% इस फार्मर को प्रीमियम के तौर पे देना होगा। अगर हॉर्टिकल्चर है तो 5% उसको प्रीमियम के तौर पे देना होगा। अभी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंश्योरेंस देती हैं, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, चोलामंडलम, एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो भारत सरकार क्या करती है इस फार्मर के बिहाफ पे, अंडर दिस स्कीम, ये स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार इस फार्मर के बिहाफ पे इनमें से इन कंपनियों से इस फार्मर के लिए इंश्योरेंस लेगा। जो भी फार्मर अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर करेगा, भारत सरकार उस फार्मर के बिहाफ पे इन तमाम कंपनियों में से किसी एक कंपनी से इस फार्मर के लिए इंश्योरेंस लेगा। इस फार्मर को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, जो मैंने यहाँ बताया 2%, 1.5% या 5%। लेकिन ये कंपनी तो प्रीमियम अपने हिसाब से चार्ज कर रही है। ऑफ कोर्स जो सस्ता प्रीमियम देगा भारत सरकार उसी से इंश्योरेंस लेती है। तो ये फार्मर से लिमिटेड प्रीमियम लिया जाता है। जो भी बचा हुआ प्रीमियम अमाउंट है दैट इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड। आई होप यू आर गेटिंग द सिनारी। फार्मर्स के लिए सरकार इंश्योरेंस लेती है, फार्मर को लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना होता है, बाकी बचा हुआ प्रीमियम सरकार देती है, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके। तो कैसा होता है कि नॉर्मल किसी भी स्टेट के लिए 50-50 बेसिस में ये बचा हुआ प्रीमियम का अमाउंट डिवाइड होता है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इट इज 90-10, यानी कि भारत सरकार 90% देगा और स्टेट गवर्नमेंट 10% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट देगा। तो मान लीजिए कि क्रॉप का इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में से फार्मर ने दिया मान लीजिए 2,000, तो बाकी का 6,000 भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके करेंगे। जो नॉर्मल स्टेट्स के केस में 50-50 होगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में 19-10 होगा। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
से पहले भी क्रॉप इंश्योरेंस के कुछ स्कीम्स चलते थे, लेकिन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स थे क्रॉप इंश्योरेंस के। तो भारत सरकार ने वन नेशन वन स्कीम का जो थीम लाया है, जिसमें कई सारी चीजें वन नेशन वन स्कीम लाया, जैसे कि जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन पाइपलाइन, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसी लाइन में वन नेशन वन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया है। किस किस तरीके के रिस्क कवर होते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? तो प्री हार्वेस्ट लॉस, यानी कि कटाई से पहले, हार्वेस्ट से पहले जिस किसी कारण से डैमेज हो जाता है, फायर लग जाती है, लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, एनिमल अटैक, पेस्ट अटैक, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी कवर किया जाता है, यानी कटाई के बाद 14 दिनों तक के लॉसेस को भी कवर किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मौजूदा टाइम में अभी न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक रिपोर्ट रखी गई थी पार्लियामेंट के सामने रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार का जो प्रीमियम एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो यही न्यूज था कि प्रीमियम हैज गॉन अप बाय अ लार्जर मार्जिन। खर्चा बढ़ गया है बेसिकली प्रीमियम का, ज्यादा फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पेपर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा आर्टिकल है लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल कभी कभार मेंस में भी दिख जाते। इस बार आपको भुवन दिख गया, राइट? तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी न्यूज में है, बज वर्ड है हाल फिलहाल में, आई वुड से। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में एक्सीडेंटली यू में से द साइंटिस्ट हैव कम अक्रॉस अ ब्रेक थ्रू, जिसमें उनको पता चला है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ठीक जैसे क्लाउड्स के अंदर आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स डेवलप हो जाते हैं, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म, वैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर, हवाओं के अंदर जो मॉइस्चर होता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाएगा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी में कैसा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे इस केस में इस मटेरियल को दिखाया गया है, उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक साइड को अगर वेट कर दिया जाए, मॉइस्चर कर दिया जाए, और दूसरे साइड को अगर ड्राई कर दिया जाए, इवापोरेट करके, तो दे टर्न इनटू एन इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड दे हेल्प और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। और हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि अनलाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो एक लिमिटेड टाइम में ही चलता है, जैसे सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द नाइट टाइम, सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन एन एम्पल अमाउंट ड्यूरिंग द विंटर्स। सिमिलरली विंड एनर्जी तभी आप हार्नेस कर सकते हैं जब विंड का अच्छा खासा स्पीड हो। लेकिन ये जो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज जनरेटेड विथ हेल्प ऑफ एयर ह्यूमिडिटी, जो हर वक्त मौजूद होता है, कम या ज्यादा। So that is why the most important advantage of hydroelectricity is continuous available of electricity. So you can say it is a sustainable reservoir of energy, and it is also considered as renewable energy क्योंकि moisture present in atmosphere is in ample amount and it keeps on replenishing. So that is why it is considered as sustainable या renewable form of energy. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आई एम सो सॉरी, लखनऊ सेशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लखनऊ पैक्ट, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लखनऊ पैक्ट वेर सिग्निफिकेंट अकाउंट, दोनों स्टेटमेंट से यूनिटी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। लखनऊ सेशन में यूनिटी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हुआ था, एंड लखनऊ पैक्ट इज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया इज मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन दूसरा गलत है। रशिया से अभी भी हम 40% ही तो टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने ऑयल का। यहाँ पे कह रहा है कि जो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज मोर देन इंपोर्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज कंबाइंड, दैट इज रॉन्ग। ये तब सही होता जब रशिया से हमारा इंपोर्ट 50% से ज्यादा हो जाता, विच इज नॉट ट्रू। रशिया से इंपोर्ट हमारा भी 40% ही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेम सेल से रिलेटेड आप देखो, ये ओनली के कारण पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।